हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F/Q0, राइट। और हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला चार्ज एक पॉइंट चार्ज हो सकता है या कोई और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, वो रिंग हो सकती है, वो एक लाइन चार्ज हो सकती है, वो एक सरफेस हो सकती है, वो एक वॉल्यूम हो सकता है। तो जब वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा उस वाले केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उस पर्टिकुलर लाइन से, उस पर्टिकुलर सरफेस से या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से या उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। बट वो सब समझने से पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किस टाइप से होता है, और अगर हमें किसी छोटे से सेगमेंट का चार्ज निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें बताता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशंस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको समझने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस टाइप से होता है। तो सबसे पहला नंबर मैं ले रहा हूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। ये जो रेखीय आवेश वितरण, इसके नाम से हमें समझ में आता है कि जब भी कोई चार्ज किसी लाइन पे, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस वाले केस में उस वाले चार्ज को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आपके पास ऐसा कोई वायर है और इस वायर को क्या हुआ है, चार्ज दिया हुआ है प्लस Q। सपोज ये माइनस Q भी हो सकता है, प्लस Q। तो इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नाम होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिंग भी हो सकता है, दिस इज रिंग। ये क्या है, रिंग। रिंग भी एक क्या है, लाइन है, लीनियर है, इसलिए इसको बोल सकते हैं, इस पे भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे चार्ज रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसकी जो है रेडियस कितनी मान लेता हूं, R। तो इस टाइप का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस समय यहां जो हमने लिया है वो कैसा लिया है, यूनिफॉर्म, एक समान। कैसा लिया भाई, यूनिफॉर्म लिया, एक समान लिया है। मान लो इस पे कितना चार्ज है, Q, इस पे भी कितना चार्ज है, Q। मान लेता हूं इसकी लेंथ है कितनी, L। ओके, ऐसे कह सकता हूं। अब पूरी लेंथ पे, जैसे इसकी लेंथ कितनी है 2πr, ये इसकी सरकमफेरेंस, ये इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो पूरी लेंथ पे कितना चार्ज है, Q। तो 1 सेंटीमीटर पर या फिर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा उसको हम डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डेंसिटी। इसलिए इसके लिए हम लोग काम में लेने वाले हैं, आगे बार बार काम में आएगा, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व है, इसके 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है, इसके 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है, उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले। अब आप सोचो इसको किससे शो करते हैं, लैम्डा से। तो याद रखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे शो करते हैं, लैम्डा से, राइट। अब ये लैम्डा होगा कितना, तो सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q। कितनी लेंथ पे है, L लेंथ पे, तो यूनिट पे कितना हुआ, Q/L। सो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर होगी बात, ओके। अब ये हमने पर यूनिट लेंथ का, इसको क्या बोल सकते हैं हम, और दूसरा पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है उसी को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ओके, अब हमारे कुछ आगे स्टैंडर्ड डेरिवेशंस आएंगे
कि उसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उस वाले केस में हम इसको कैसे काम में लेंगे। देखिए सपोज ये हमारे पास ये इसका एक छोटा सा सेगमेंट है डीएल, एक छोटा सेगमेंट क्या ले लिया हमने, डीएल सेगमेंट ले लिया। अब जो डीएल सेगमेंट लिया इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो जो चार्ज होगा उसको हम कितना मानेंगे, डीक्यू मानेंगे। कितना मानेंगे भाई, डीक्यू मानेंगे। तो बताइए ये चार्ज कितना है, इस डीएल लेंथ पे चार्ज कितना है। तो आंसर है कि क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इनटू एल, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कितना चार्ज बनना चाहिए, डीक्यू माना हमने 1 सेंटीमीटर पे कितना, तो आंसर है लैम्डा। कितनी लेंथ है, डीएल, कितनी लेंथ में निकालना है, डीएल पे। सो दिस इज डीक्यू। तो जब भी हमें छोटे से सेगमेंट का चार्ज निकालना होगा उस वाले केस में हमेशा हम लैम्डा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई एल। मींस ये हुआ दिस इज क्यू बाई एल इनटू डीएल। इतना चार्ज जो है उस पे रहेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ये तो मैं वायर के लिए ले रहा था, और अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग पे टोटल चार्ज कितना मान रखा है, क्यू। गिवन क्या है, रेडियस, इसकी गिवन क्या है, रेडियस। अब हमने इसमें से छोटा सा एक सेगमेंट काटा, सपोज डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ का इसमें सेगमेंट काट लिया, तो इस पे क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। वो चार्ज हमने कितना मान लिया भाई, डीक्यू मान लिया, छोटा सा चार्ज मान लिया। तो अब देखिए इस dq की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, dq इज इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इनटू कितनी लेंथ पे निकालना है, dl लेंथ पे। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग ऐसे आंसर निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात। तो dl लेंथ के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए वैसे अगर हम लोग लैम्डा निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल q बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी, 2 बाई r। इसके लिए लैम्डा ये होगा, और वैसे हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड dq देन dq इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्मॉल सेगमेंट, राइट। ऐसे हम लोग इसका dq निकाल लेते हैं, जो हमें आगे काम में आएगा। सेकंड थिंग है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग होता है कि जब चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो उस वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसा हो सकता है, सपोज आपके पास ये प्लेट है, ये कोई प्लेट है, और इस प्लेट को हमने चार्ज दिया प्लस, और यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लेट। कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है। क्लियर। इसका कोई ना कोई एरिया है, सपोज कितना है, ए एरिया है। कितना चार्ज दिया इसको, क्यू चार्ज दिया। तो ये चार्ज पूरा इस सरफेस के ऊपर है, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, नहीं क्या। तो भैया ये सरफेस पे चला गया चार्ज पूरा, तो सरफेस की जो है वो आएगी डेंसिटी। तो हम क्या लिखेंगे उस वाले केस में, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा वो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ओके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे शो करते हैं, तो आंसर है सिग्मा से। किससे शो करेंगे, सिग्मा से। पर यूनिट स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर यूनिट मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो पर यूनिट लेंथ पे क्या आ जाएगा, पर यूनिट चार्ज पर यूनिट सरफेस, यूनिट सरफेस के लिए। ठीक है, या इसको मैं बोलूं लेंथ बोल सकता हूं, सरफेस बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मीटर स्क्वायर बोल सकता हूं, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, क्यू, कितने एरिया में, ए में, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा। ठीक, अब सोच, मान ले मुझे यहां पे कोई छोटा सा सेगमेंट लेना है, तो छोटे से सेगमेंट में कोई ना कोई चार्ज तो होगा, उस चार्ज को आप कितना मान लोगे, dq।
ये एरिया कितना हो जाएगा डी ए। तो बताइए डी क्यू कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, जैसा हमने उसमें किया था सेम टू सेम। जैसे हमारे पास ये कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर, राइट। अब इसमें मान लो चार्ज को पूरा चार्ज कहां होगा, सरफेस पे होगा भाई, बहुत बढ़िया। अगर सरफेस पे होगा और इसकी मान लो रेडियस गिवन कितनी है, आर गिवन है, और इसका जो एरिया है वो हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू। सो फॉर दिस कंडक्टिंग स्फीयर सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। सो क्यू बाई इसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा पर यूनिट सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, तो आंसर है क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। फटाफट आप इसको बता दिए दो चीजें, ऐसे ही वॉल्यूम पढ़ लेते हैं। चलो यही बता देता हूं वॉल्यूम। नंबर 3 थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। जैसे हमारे पास मान लो कि एक इंसुलेटर, देखो इसको रो से शो करते हैं, एक इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर वो भी कैसा है, स्फेरिकल है, और मान लो वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कैसा है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये देखो ये कंडक्टर था ना, पूरा चार्ज बाहर आ गया था। मैं मान रहा हूं कि इंसुलेटर है और उसके पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में चार्ज जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ये इसका एरिया ए है, चार्ज क्यू है। अब इस वाले केस में रो की वैल्यू, तो आंसर है क्यू बाई ए, रेडियस कितनी मान लो आर, क्यू बाई 4 पाई आर। ये हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आएगा, सॉरी दिस इज वी, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यू। यहां इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये तो पूरे का निकाल लिया, मतलब रो क्या है, रो है इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वॉल्यूम पर जो है मीटर क्यूब, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। अब सपोज इसी में से, ध्यान रखना 3D है, पूरा ऐसे है चारों तरफ से, अंदर से यूनिफॉर्मली है, इसमें छोटा सा हमने कोई भी सेगमेंट लिया, वैसा ही कहीं भी ले लिया। अब वो सेगमेंट जैसे मान लो मैंने यही ले लिया सेंटर पे, वो सेगमेंट ले लिया, तो इसके पास भी क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा, उसको कितना मान लोगे dq, इसका वॉल्यूम कितना मान लोगे dv। सो dq इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इनटू dv। ये स्मॉल सेगमेंट का चार्ज होता है। ये तीन चीजें आपको एनी टाइम एनी वेयर आनी चाहिए, वरना आपके आगे के ना तो डेरिवेशन होने हैं ना ही न्यूमेरिकल होने हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इनकी डेंसिटीज के फॉर्मूलेज क्या हैं, और हम लोग स्मॉल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, जब भी आप dq निकालो लीनियर वाले के लिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, लैम्डा 2dl। देखो ये क्या लेना होता है, जिस सेगमेंट की बात करते हैं, कहीं आप पूरा मत ले लेना यहाँ पे l, ठीक है। यहां भी जिस सेगमेंट की बात करते हैं और यहां भी जिस सेगमेंट की बात करते हैं वो हम लोग ले लेते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, फटाफट उतारो, फिर हम आगे इस एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन करते हैं। चलो पॉज कर लो, फटाफट लिख लो। अब साहब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूं अगला टॉपिक, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो आपको याद रखने हैं, #1। ये कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं जिनको मैं इस टाइप से लिखूंगा आपके सामने,
इनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला जो डेरिवेशन मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। अब चार्ज रिंग पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो कोई अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और कहां पूछ रहा है वो सब मैं थ्योरी जो है मैं बोल रहा हूं, आप शायद लिख लेना अपनी लैंग्वेज के अंदर, लिख सकते हो, मैं समझाता हूं आपको क्या कह रहा है। आपके पास एक रिंग है, क्या है आपके पास, रिंग है, ये एक रिंग है। इस रिंग को ध्यान देना, मैं कैसे लिख बना रहा हूं, ऐसे, ये रिंग ऐसे है और इस रिंग का ये सेंटर है। इस सेंटर से रिंग का जो प्लेन है, रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये। तो रिंग के परपेंडिकुलर, रिंग जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस निकल रही है, उस एक्सिस का कोई पॉइंट है, सपोज T। इस T पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी का मतलब वेक्टर डायरेक्शन भी बतानी है। गिवन क्या क्या है वो देखिए, गिवन है आपको, मान लो कि इसकी तो रेडियस पता है, क्या है, r, और डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस पता है कितनी है, मान लो x, ये आपको पता है। और इसमें चार्ज कितना है, चार्ज ऑन रिंग, सपोज वो है Q, सपोज वो क्या है, Q। और ये जो Q चार्ज है वो इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे, इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। चलिए, दिस इज x। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पे क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। चलिए शुरू करते हैं। ये रिंग है भाई, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, तो जब पॉइंट चार्ज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्रोच काम में लेते हैं। और इंटीग्रेशन अप्रोच काम में लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले कोई सेगमेंट लेना पड़ता है, उसको एक पॉइंट चार्ज मानना पड़ता है, फिर इस पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है वो निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां छोटा सा हमने एक dx मान लिया, dl लेंथ का क्या ले लिया, सेगमेंट ले लिया, जिसमें कितना चार्ज है, dq चार्ज है। कितना चार्ज है भाई, dq चार्ज है। ऐसा कैसा यहां भी हो सकता है, सामने वाली तरफ भी, ऐसा कैसा इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, हर एक डायरेक्शन में dq चार्ज हो सकता है। तो हमने dq चार्ज लिया। अब ये जो dq चार्ज है वो अपने आप में पॉइंट मास है, तो इन दोनों के बीच में इस पॉइंट मास dq के कारण इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद कीजिए किसी पॉइंट चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले टॉपिक में kq स्क्वायर बाई kq बाई r स्क्वायर, kq बाई r स्क्वायर होता है। याद होना चाहिए आपको, पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq बाई r स्क्वायर। सो दिस dq इज इसके जैसा हो गया बिल्कुल, dq ऐसे। अब हमें क्या चाहिएगा, इसकी रेडियस तो हमें पता है कितनी है, r, हमें चाहिए कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है, सपोज मैं r मान लेता हूं, और वो r कितनी होगी, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल में हमने देख लिया, पाइथागोरस लगा दिया मैंने, और r की वैल्यू है रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप ये देखो
कि यहां इस पॉइंट पे तो प्लस चार्ज है ना, याद होगा आपको कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ, इधर या इधर या इधर, प्लस के कारण बाहर की तरफ। तो इसके कारण इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा dq का छोटा सा बनेगा, उसको de लिखा जाएगा, राइट। और उस de की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर है de की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग k q, q की जगह कौन है, dq by r square, दिस इज r square, dq by r square, दिस इज dq। ठीक है, चलिए अब सोचो जो सेगमेंट यहां है वो सेगमेंट यहां भी होगा सामने, तो यहां भी एक छोटा सा हमने क्या ले लिया, dq ले लिया। अब इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। उसका देखो ये डिस्टेंस कितनी है, r जितनी ये थी, तो इसका भी क्या आंसर आएगा, d ही आंसर आएगा। तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, de। दोनों de जो है मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन देखो आप, इस de की डायरेक्शन इस तरफ, और इस सेगमेंट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसकी डायरेक्शन इस तरफ। मैग्नीट्यूड तो सेम है, अगर मैं इसको de1 कहूं, ठीक है, इसको de2 कहूं, लो 1 और ये 2, तो आपका de2 जो आएगा वो k इंटू dq बाई r स्क्वायर, ठीक है। बट इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं, इनकी डायरेक्शन क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है भाई। लेकिन हमें पता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, सेम है। अब देखो एक पॉइंट पे वेक्टर जो है दो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां से सम करना पड़ेगा। सम करने के तरीके क्या है, कंपोनेंट मेथड आप काम में ले सकते हैं। तो यहां पे कंपोनेंट बनाओ इसके, और कंपोनेंट बना के सॉल्व कर लो। देखिए इसका ये एंगल मान लो कितना है, थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसका ये कंपोनेंट देखो, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा। अब दिस de2 इसका ये कंपोनेंट देखो, मैं de लिखूंगा डायरेक्ट, तो मैं लिखूंगा de sin थीटा, याद है ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो sin थीटा होता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, cos थीटा, de cos थीटा। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, de cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, de sin थीटा। अब आप देख रहे हैं कि d sin थीटा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो कैंसिल कर जाएंगे, और ये दोनों एक ही तरफ है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब आप और देखिए, क्या इस रिंग में दो ही सेगमेंट है, तो आंसर है नो। इसके अंदर तो n सेगमेंट है, और इन सभी n सेगमेंट को अगर हम लोग बनाएंगे तब जाके पूरी एक रिंग बनेगी, और इस रिंग के कारण यहां पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इस रिंग में आमने सामने dq और dq बनेगा, इधर और इधर भी बनेगा, इधर और इधर भी बनेगा, इधर और इधर भी बनेगा, आमने सामने सब जगह क्या बनेंगे, dq बनेंगे, और उन सब dqs के d sin थीटा जो है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और सबके सब जो d cos थीटा है वो एक ही डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। और अगर आप ध्यान दो वो डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव, इस तरफ। इसका मतलब ये हुआ इस रिंग के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए OP, दिस इज O, दिस इज P, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नेट मिलेगा वो कितना होगा, देखो DE cos थीटा इस तरफ है, बट D cos थीटा से काम थोड़ी चला, हमें पूरा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, किसके लिए, रिंग के लिए, पूरी रिंग बन जाएगी इसके अंदर, रिंग के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। डायरेक्शन की पॉजिटिव है इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। अब सॉल्व करना है भाई, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा DE, तो आपने लिखा DE की वैल्यू कितनी है, k q dq बाई r स्क्वायर, दिस इज DE। cos थीटा कितना होगा जरा देखो, इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, x बाई r, x बाई r, ये हो जाएगा आपका
cos थीटा की वैल्यू। तो आपने देखा आंसर आया k x by r क्यूब। क्यों लिखा मैंने इसे? देखिए दिस x इज कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू भी फिक्स है। कैसे हुआ पहले सोचो, अगर आपके पास देखना ये रिंग है, ये रिंग है, समझ रहे सब लोग, ये रिंग है, इस रिंग के से हमने कोई भी पॉइंट लिया है सेंटर पे, कोई भी पॉइंट, उन सभी पॉइंटों के लिए r क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए r भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या रहेंगे? सब बाहर आ जाएंगे, बचा क्या अंदर? dq, ये dq, ठीक है, ये आपका आ जाएगा dq। सो kx अपॉन r क्यूब इंटू dq। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा k x अपॉन r क्यूब, dq का क्या हो जाएगा? q, तो k q x अपॉन r क्यूब, और आपने कहा k q x अपॉन r की वैल्यू कितनी है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट पावर 3 यानी 3/2। ये e नेट मिलेगा, ध्यान देना, ये क्या मिलेगा? e नेट मिलेगा, फटाफट उतार लो। तो याद कर लीजिए दिस इज ई नेट, और ये मैंने क्या बताया आपको? इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या आएगा? आई कैप। क्लियर? बिकॉज द डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ये आपका इसकी वेक्टर फॉर्म, फटाफट उतारो। लिख लिया होगा, पॉज करके उतारो, ठीक है। चलिए, सो दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म। जैसे इसको अगर हम देखें और भी अच्छा तरीका देखें, ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, वह ई एक्स इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज ई एक्स। ये इसकी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं कंप्लीट। तो ये आपका हो गया है इसका रिजल्ट। इसको हमेशा क्या रखें? याद रखें भाई, इसको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो इसके आने वाले सभी केसेस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका? फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? इस रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे, इस रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट P पर इतना फील्ड बन रहा है, जो ये रिंग बना रही है, जिसमें क्यू चार्ज रिंग पे दिया हुआ चार्ज है, आर उसकी रेडियस है, एक्स उसकी सेंटर से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है, और के आपका कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखिए आप। स्पेशल केसेस के अंदर नंबर 1 ले रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x 0 मतलब ये पॉइंट P कहां हो? इस रिंग के सेंटर पे हो, यहां पर। तो अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। कितना मिलेगा जरा देखो, यहां से E इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 कर दो, आंसर कितना हो गया? 0। इसका मतलब एक रिंग जो है उसके सेंटर पे E की वैल्यू कितनी है? 0 है। और आप वैसे भी सोच सकते हो कि उस वाले केस में सभी कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, कंपोनेंट बनेंगे भी नहीं। इसका इधर बनेगा तो इसका इधर बनेगा,
इसका इधर बनेगा तो इस वाले सेगमेंट का इधर बनेगा, और वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। केस नंबर 2 देखिए, हमने बोला व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r, x बहुत स्मॉल हो, बहुत स्मॉल मतलब इस सेंटर के थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड में, x इज वेरी वेरी स्मॉल, r इस रेडियस की कंपैरिजन में ये x बहुत छोटा हो यहां बिल्कुल पास में, तो उस वाले केस में जब आप e निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, k q x, x तो स्मॉल हो गया तो आप क्या लिखोगे r स्क्वायर प्लस दिस 0, यहां तो 0 कर नहीं सकते आप, ये प्लस में इसको 0 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, r क्यूब, दिस इज e, दिस इज e for small displacement x or for small distance x, it means here x क्या शो करता है, तो यहां ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल, मींस ये हुआ थोड़ा सा अगर हम इधर लेके जाएंगे उस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड x को बढ़ाने से बढ़ेगा, x को बढ़ाने से बढ़ेगा, ये मान लिया, बट कब तक बढ़ेगा, बट कब तक बढ़ेगा, इसके लिए मैं दूसरा केस ले लेता हूं, नंबर 3, व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, और जब x ग्रेटर देन हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन हो जाएगा उस वाले केस में क्या होने वाला है, देखो P इज इक्वल टू k q x अपॉन r क्यूब, ये तो क्या हो जाएगा 0 भाई, और क्या बचेगा 0 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, सो दिस इज k q x अपॉन x की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बच जाएगा 2, तो क्या बचा k q बाई x स्क्वायर, देखो k q बाई x स्क्वायर, इट मींस e इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट कि किसी रिंग के सेंटर पे कितना होता है 0, x बहुत कम है तो e कितना होता है, प्रोपोर्शनलिटी चलता है, और x ज्यादा होता है तो e की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है, समझ रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है, ठीक है भाई, इतना भी हो गया। अब हमने कहा कि x को इंक्रीज करने पे e इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उसके बाद x ज्यादा हो जाएगा तो x को वापस क्या होना पड़ेगा, e को वापस क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज, क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो e की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, तो 0 इंक्रीज और देन डिक्रीज, तीनों का रिलेशन दिख रहा है। अब जब ये डिक्रीज होगा तो मैक्सिमम e पे तो पहुंचेगा ना, e का जो है कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिलेगी, वो भी निकाल सकते हैं, यहां तक कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी, x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर e की वैल्यू सबसे ज्यादा, इस x के पे हम क्या रखें जिस पर e की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम हो, ठीक है, उसके लिए भी बना के देंगे, तो नंबर 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e, x क्या होगा ये बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e x क्या होगा ये आपको बताना है, तो भैया कैसे करोगे, तो याद करो 11th क्लास मैक्सिमा मिनिमा, याद होगा dy by dx इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम निकालने के लिए या मिनिमम निकालने के लिए स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए किसकी मैक्सिमम किसके रिस्पेक्ट में, e की मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो भैया यहां हमें क्या करना पड़ेगा, de by dx should be equals to 0, should be equals to 0 करना होगा और वहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो वाली x की वैल्यू पे e की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्लियर, चलिए अब तो सॉल्व करके देखें, ये तो आप कर सकते हो, d by dx e की वैल्यू पुट अप कर दो, कितनी है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इक्वल्स टू 0, फटाफट उतार लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और वो सॉल्व करेंगे।
फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पे काम में आएगा हमारे। फॉर्मूला डिवीजन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसे हम लोग लिखते हैं डी बाई डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू होता है वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है। फटाफट उतारो बस। पॉज कर लो, उतार लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। लगाओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन, वो फॉर्मूला लगाओ वहां से। सबसे पहले v लिखना है, तो आपने लिखा के क्यू, तो बाहर ले लो, के क्यू बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, x अपॉन डी बाई डी एक्स, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज इक्वल टू 0 करना है। तो के क्यू तो 0 में चला जाएगा, वैसे भी दिख रहा है, अपने छोड़ दो इसको। अब यहां से देखो, ये हो गया आपका v और ऊपर वाला हो गया आपका u। तो सॉल्व करके सबसे पहले लिखोगे आप v आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी बाई डी एक्स, किसका, न्यूमरेटर का क्या है x, माइनस, अब क्या लिखना होता है x, देखो u वाला v डी यू माइनस u डी वी, तो यहां u लिखा जाएगा। u कौन है, ठीक है, तो यहां से आया x और लिखोगे d बाई डी एक्स। यहां क्या आएगा आपका, तो आंसर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मिल जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 में चला जाएगा इधर, और इसको सॉल्व कर ले तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा x माइनस ये कितना हो जाएगा x, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, इसका। तो पहले पूरे का निकालना पड़ेगा, फिर पावर का निकालना पड़ेगा। तो आप देखो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, समझ गए, 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कितना हुआ 1/2। तो इसकी पावर जाएगी 1/2, दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन 1/2 ये तो हमने पहले पावर का किया है, अब अंदर से करना है, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x, ये आएगा एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। दिस इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको 0 कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है, क्या इनमें से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, यस। 1/2 हमने क्या ले ली, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अपना यहां पे तो क्या बच गया, यहां बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ठीक। फिर आ जाएगा क्या, इधर से मैं x भी कॉमन लेता हूं, दोनों में x है, x भी कॉमन ले लेता हूं। यहां क्या बचा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक x हमने बाहर ले लिया, एक x यहां आ गया, 3x बच गया। तो अब ये सब चीजों में चले जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। कितना x बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओ माय गॉड, दिस इज x स्क्वायर, इसको हम लोग यहां नहीं ले रहे, इसका तो आंसर 1 हो जाएगा ना, सॉरी, dx का जो होगा वो तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये, ठीक है।
तो यह आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपका ये कितना था माइनस के 2x स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस हो जाएगा और आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट। ये दोनों वो वैल्यूज हैं जिन पे e की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों तरफ आपको e की वैल्यू मैक्सिमम इतनी मिलेगी, प्लस माइनस आर बाई रूट। क्लियर होगी बात? तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है, आज के बाद याद कर लो रिंग के लिए। आर बाई रूट 2 पर e की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो कितनी होगी हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में, x की वैल्यू ये पुट अप करके जो आंसर होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फटाफट बता लो। अब इसके ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए आप। अगर हम इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखो कैसे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब x 0 था तो e की वैल्यू कितनी आई थी, 0, और जब x वेरी वेरी लेस देन r था, x वेरी वेरी लेस देन r था और एक x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r था, तो वेरी वेरी लेस देन r में आपने देखा e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r में आपने देखा e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब आप ये जानते हो कि ऐसा ग्राफ होता है ये वाला स्क्वायर वाला, ऐसा ग्राफ होता है ये वाला, है ना, और इसका ग्राफ में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बना के देख लेते हैं। देखो कैसे बनेगा ग्राफ। देखिए ग्राफ बनाता हूं मैं, बड़ा बनेगा ग्राफ थोड़ा सा, ये इस तरफ हम लोग ले रहे हैं e का मैग्नीट्यूड और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं x जो किस तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, और इस तरफ हम x ले रहे हैं जो किस तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी। राइट, दिस इज ओरिजिन। अब इस ओरिजिन को मैं मान रहा हूं रिंग का सेंटर, रिंग का सेंटर, ये रिंग का सेंटर हो गया। मतलब मैं चाहूं तो रिंग ऐसे बना सकता हूं, जरूरी नहीं है इसको बनाना, तुम्हें बताने के लिए ये रिंग होगी सारी। अब इस रिंग से इस सेंटर पे e की वैल्यू कितनी है, 0, पहला पॉइंट यही होगा। फिर इससे हम थोड़ा सा दूर चलेंगे इस तरफ, जैसे जैसे ऐसे रहेंगे, बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए e क्या है, प्रोपोर्शनल, ये ऐसा, इसका मतलब इधर भी ऐसा। समझ में आ गई बात? ये इस तरफ रहेगा, इस तरफ मतलब क्या हुआ जरा देखिए, ये जो रिंग थी, ध्यान देना, ये जो रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस रिंग के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर वाले को हम प्लस मान लेंगे और इधर वाले को माइनस मान लेंगे डायरेक्शन के कारण। क्लियर? इस प्लेस पे इधर भी होगा और इधर भी। अब ये वैल्यू जो है x इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और यहां हम ये कह रहे हैं कि e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहां भी e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। बट ये x कब तक बढ़ेगा, तो स्मॉल के लिए तो ऐसा होगा। फिर क्या करना पड़ेगा आगे जाके, देखो जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, मान लो यहां कहीं मान लेते हैं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी उस समय e की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। वो भी कैसे, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे बढ़ता बढ़ता कुछ ऐसे वापस घूमेगा और यहां से फिर ये ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, और ये इसकी क्या गई, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा ग्राफ बनना चाहिए इसके यहां, तो हमने ऐसा ग्राफ बनाया। यही ग्राफ क्या होगा, इधर भी बनेगा और ये इसकी क्या जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2, इस वाले डिस्टेंस पे e की वैल्यू, ये e क्या होगी, मैक्सिमम। ऐसे ही इस तरफ भी e का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम, लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस
r/√2। तो इस टाइप का जो है हमारे पास इसका ग्राफ आएगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो जो आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हमने उसकी कोई एक्स एक्सिस थी, उस एक्सिस के किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है, और अलग अलग केस देखे उसके और साथ उसका ग्राफ बनाना सीखा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा हमेशा याद रखिए, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, दोनों तरफ इसके ग्राफ बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर से कोई लेके आएंगे। अब नंबर ऑफ डेरिवेशंस आपके सामने आने वाले हैं, सबके रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए विद मीनिंग, हर एक का मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वर्णिम, थैंक यू।